लिख लिए? K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अच्छा, मैंने तो आपको वो बोला ना, आयनिक। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस Sn2 प्लस गिव्स Sn4 प्लस, ये हो गया ऑक्सीडाइज। Cr3 प्लस, ये हो गया क्या, रिड्यूस। और एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा ना, प्लस H2। बैलेंस कर लेना। यहाँ 7 लगा रहे थे, यहाँ 14 लगा रहे थे, और चार्ज बैलेंस करने के लिए Sn में क्या लगाओगे देख लो एक बार, जल्दी बताओ। हाँ, क्या लगा रहे थे, करके देखो ना कितना होगा चार्ज। ये -2 प्लस 14 प्लस 2 कितना हुआ, 14। और ये 4 प्लस 3 7। सही है ना, सही है ना, -2। हाँ ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा बताओ, Sn के आगे 3 लगाए क्या, तो 3 से क्या होगा, -2 प्लस 14 प्लस 6, दैट विल बी 18। और यहाँ पे 3 लगाने से हो जाएगा क्या सॉल्व? अच्छा, अपन यहाँ Cr2 में 2 लगाना भूल गए। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 12 और ये 6 18। हाँ ठीक है, तो 3 लगाएंगे। ठीक, ठीक है। तो ये हमारा K2Cr2O7 हो गया ना। ठीक है। तो एक हमारा क्रोमेट था, वो क्या था क्रोमेट, व्हाट वाज क्रोमेट, Cr O4 2 नेगेटिव, ये क्रोमेट था। और डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव। याद है ना, ये अपन वो एसिड और बेस के साथ किए थे, कि बेस डाले थे तो वो क्रोमेट हो गया था, वापस एसिड डाले थे तो वो डाइक्रोमेट हो गया था। ऐसा लिखा है अपन ने कहीं पर, एक प्रॉपर्टी थी ना, कौन सी नंबर की प्रॉपर्टी थी देखो एक बार। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखा था हमने कि व्हेन एल्कली इज एडेड डाइक्रोमेट कन्वर्ट्स टू क्रोमेट। अगर वापस से एसिड डाल देंगे तो वो क्रोमेट से वापस से डाइक्रोमेट बन जाएगा। रिवर्स रिएक्शन था ना। ठीक है, ओके। इनके स्ट्रक्चर बनाते नीचे लिखना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस। Structure of chromate and dichromate ions. Structure of chromate and dichromate ions. स्ट्रक्चर बना लेंगे। जैसे हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते थे ना क्लास 11th में, सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे। उसके ऊपर अगर चार्ज है कुछ -n आयन है, तो उतने इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर देते थे। फिर क्या करते थे हम, उनको पेयर्स में डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन पेयर को प्लेस करते थे सभी एटम्स के बीच में, ताकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। याद आ रहा है? तो ऐसे अपन ये क्रोमेट का स्ट्रक्चर ऐसे बना लेंगे, Cr O4 2 नेगेटिव। ऐसे डाइक्रोमेट का बनाएंगे, चलो डाइक्रोमेट का बनाएंगे। नीचे यहाँ पर लिखे ना, नीचे क्रोमेट है नहीं, और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बना लो, वहां 2 क्रोमियम हो जाएगा। यहाँ पे ना इन दोनों को डबल बॉन्ड कर देना, ठीक है। डाइक्रोमेट बना रहा हूँ। 7। वही 2 रिपीट करेंगे, एक ऑप्शन को कॉमन रखेंगे। ठीक है, 2 क्रोमियम हो गया, Cr2O7 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट आयन। स्ट्रक्चर वाइज कैसा दिख रहा है ये? अच्छा दिख रहा है, कौन बोला अच्छा दिख रहा है? अरे ज्योमेट्री क्या है,
टेट्राहेड्रल, ठीक है, अच्छा दिखा, ठीक है। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी क्रोमियम की? sp में तो लीनियर होता है भाई, sp3, sp2 ट्राइगोनल बाइपोलर होता है, sp3 टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। हाँ, चलो एक नोट करके पॉइंट लिखना, नोट करके एक पॉइंट लिखिए, फिर हम पोटेशियम परमैग्नेट चालू करेंगे आज, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हमको स्टार्ट करना है पोटेशियम परमैग्नेट। ये नोट लिखने के बाद लिखेंगे, नीचे लिखो both in chromate and dichromate, both in chromate and dichromate, both in chromate and dichromate, दोनों में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? दोनों में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आप CrO4 2 नेगेटिव लोगे तो दिस इज X -8 इज इक्वल्स टू -2, कितना है? 6। व्हाट अबाउट डाइक्रोमेट? 2X -14 इज इक्वल्स टू -2। यहां भी तो 6 आ रहा है ना, मतलब दोनों केस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 6, राइट। ओके, तो वही लिखेंगे, बोथ इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, CR6 ऐसे ही लिखना जैसे मैंने यहां लिखा है, रोमन नंबर बीच में। CR6 हैज इस स्टेट में, क्रोमियम में इसका वो क्या होगा कन्फिग्रेशन, वो भी लिख दिया क्या इस स्टेट में? कन्फिग्रेशन क्या होगा क्रोमियम का इन CR6 स्टेट? CR का कन्फिग्रेशन क्या होता है? 3D5, हाँ आखिरी का ही बता दो, 3D5 4S1, यही था, यही तो 6 निकलने वाले हैं, ये 6 निकलेंगे तभी तो CR6 प्लस बनेगा ना, यानी कि डी पूरा खाली है, डी क्या है? पूरा खाली, ठीक है। तो इन CR6 has D0 configuration, has D0 configuration, has D0 configuration, full stop। Hence yellow color of, इन दोनों में येलो कलर कौन का किसका है? डाइक्रोमेट का कैसे हो जाएगा? ये तो ऑरेंज था, हुक मार के येलो हो रहा था ना, येलो, तो क्या लिखे? हेंस येलो कलर ऑफ, hence yellow color of CrO4 2 negative and orange color of, ये yellow color of CrO4 2 negative and orange color of Cr2O7 2 negative are not due to D transition, are not due to D transition। ये हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था, थोड़ा सा याद करना कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कलर्ड कंपाउंड्स क्यों होते हैं, बिकॉज वहां पर जो डी स्प्लिटिंग होती है, याद है डी स्प्लिटिंग? कौन सी थ्योरी में पढ़े थे उसको अपन? CFT में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि जब लाइगेंड्स अलग अलग डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं तो वो हमारे डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी को स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि जो डी ऑर्बिटल की पांचों की एनर्जी सेम थी अब वो अलग अलग हो जाती है, कुछ T2G बन जाते हैं 3 और EG बन जाते हैं 2 वाले, तो इनके बीच में एनर्जी गैप आ जाता है ना। तो इसी एनर्जी गैप का फायदा उठा करके इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं ऊपर, नीचे से ऊपर, एंड बदले में वो कलर शो करते थे। यही था रीजन बिहाइंड कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला एग्जांपल अगर आपको याद हो कि व्हाइट लाइट में से कुछ कलर एब्जॉर्ब करके वो EG से T2G जंप कर गया या T2G से EG जंप कर गया, डिपेंड करेगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या ऑक्टाहेड्रल, ऐसा बनाते थे ना, और उल्टा हो जाता था ऐसा कुछ, हाँ, ऑक्टाहेड्रल में अलग और टेट्राहेड्रल में अलग। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से अगर अपर वाले में जंप करना है तो वो व्हाइट लाइट में से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जितना ये एनर्जी गैप होगा,
उससे वो जम करके ऊपर चला जाएगा, और जो लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली है व्हाइट में से, जो बच गई है वही तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर था। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर अपन डी टू डी ट्रांजिशन से बताते थे। ये है डी टू डी ट्रांजिशन का मतलब। अभी जो आपने लिखा ना डी डी ट्रांजिशन, वो ये होता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम यही पढ़ते थे, इनफैक्ट हम यहाँ भी यही पढ़ेंगे। अभी ट्रांजिशन कंपाउंड्स का ना मैंने प्रॉपर्टी बीच में स्किप किया है, थोड़ा बोरिंग हो रहा था ना, इसलिए मैंने K2Cr2O7 और KMnO4 पहले पढ़ाया। कुछ प्रॉपर्टीज हमारी अभी बची है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो मैंने आपको 14-15 प्रॉपर्टीज दिखाई, आपको याद है? और वैसे उसमें 4 या 5 ही किया हमने, बीच मैंने ब्रेक किया कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा सा ये पढ़ते, फिर उसमें वापस आएंगे, थोड़ा फिर से बोर होंगे, फिर कुछ इंटरेस्टिंग में आएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है वहां हम फिर से पढ़ेंगे कि वाई योर ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड। तो उसका रीजन हम फिर से यही देने वाले हैं कि डी से डी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन करता है, बदले में एक कलर शो करता है। कौन सा कलर शो करेगा? व्हाइट में से जो एब्जॉर्ब किया, उसके बाद जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कंपाउंड होता है। तो ये होता है रीजन बिहाइंड कलर ऑफ योर ट्रांजिशन मेटल्स या आयंस। बट यहां पे तो डी का कंफिग्रेशन ही 0 है, तो कहां का डी टू डी ट्रांजिशन? डी में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कौन ट्रांजिट करेगा, कौन एनर्जी गेन करके ऊपर जाएगा? तो वही हम लिख रहे हैं कि इनके कलर्स, इनका येलो कलर और इनका ऑरेंज कलर डी टू डी ट्रांजिशन के कारण नहीं होता है। तो उसके पीछे भी कुछ रीजन होना चाहिए, तो किसके कारण हो रहा है, तो वही अपन इस नोट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा आपने कि येलो कलर ऑफ क्रोमेट एंड ऑरेंज कलर ऑफ डाइक्रोमेट आर नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन। आप समझ गए ना? अभी तक जो हमने जितने भी कलर का रीजन पढ़ा है वो सबका रीजन यही होता है, डी टू डी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो डी टू डी ट्रांजिशन क्यों आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि सीएफटी में वो फील्ड अलग अलग हो जाती है। डी 2D के एनर्जी अलग होती है, 3D की एनर्जी अलग हो जाती है, तो वहां पे ट्रांजिशन हो सकता है क्योंकि उनके एनर्जी गैप्स अलग, मतलब एनर्जी अलग अलग है। ठीक है, ओके। आर नॉट ड्यू टू डी ट्रांजिशन बट ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, बट ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। जहां आपने ये नोट लिखा है ना, वो नोट के ऊपर 3-4 स्टार बना लेना ऐसे करके, इससे क्वेश्चन बनता है असर्शन रीजन का स्पेशली, क्योंकि ये रीजन है उसका। समझ रहे हैं क्या? ऐसा लिखा रहेगा असर्शन में कि क्रोमेट इज ऑफ येलो कलर, डाइक्रोमेट इज ऑफ ऑरेंज कलर। रीजन में लिखा रहेगा डी टू डी ट्रांजिशन के कारण ये कलर आया है। तो ये असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। इसका करेक्ट रीजन क्या है कि चार्ज ट्रांसफर से आ रहा है, वही मैं आप लोग को लिखवा रहा हूं। बट ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, दैट इज मोमेंटरी ट्रांसफर ऑफ चार्ज, मोमेंटरी, MOMENTARY, momentary transfer of charge from oxygen atom to metal atom, from oxygen atom to metal atom, thereby changing O2 negative ion, O ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव होता है ना, इसने अगर अपना चार्ज थोड़ी देर के लिए क्रोमियम को ट्रांसफर कर दिया है तो ये बन जाएगा O1-, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया है। तो क्रोमियम जो +6 था वो क्या हो जाएगा? हाँ, +5। एक गेन कर दिया ना उससे, देखो लूज कर रहे तो आगे बढ़ता जाएगा, गेन करेगा तो CR क्या हो जाएगा? कुछ मोमेंट के लिए +5 हो जाएगा। तो क्या लिखे? मोमेंटरी ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ऑक्सीजन एटम टू मेटल एटम, thereby changing O2 negative ion to O negative ion, thereby changing O2 negative ion to O negative ion, and reducing the oxidation state of Cr, chromium, from +6 to +5, +6 to +5। समझ गए ना? +6 to +5 क्यों होगा? कि ऑक्साइड ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया मोमेंटरीली, मतलब नॉट परमानेंटली, कुछ मोमेंट के लिए, उसके कारण ये कलर आया है। तो इसका रीजन होगा चार्ज ट्रांसफर, नॉट डी टू डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। समझ गए क्या? मतलब क्रोमियम के अंदर डी टू डी ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज
क्रोमियम को कुछ समय के लिए दिया है। तो द रीजन ऑफ कलर ऑफ दिस टू आयंस इज चार्ज ट्रांसफर, नॉट डी टू डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये नोट में वही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डाल लो, पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट हमारा, इसको अपन ने क्या नाम दिया था? हाँ, ये क्या थे हमारे जो दोनों हैं? सॉल्ट्स ऑफ व्हाट? ऑक्सो एनायन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ये नाम दिया था ना हेडिंग अपन ने, कि दीज आर द सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एनायन ऑफ ट्रांजिशन मेटल। कौन से ट्रांजिशन मेटल यूज कर रहे हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम यूज किए थे, और पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज यूज करने वाले हैं। और दोनों ऑक्सो है क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन है, और दोनों का चार्ज माइनस है, तो दोनों एनायन भी है। ठीक है, एंड डालिए पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, वहां भी प्रिपरेशन पढ़े थे, किसी को याद है प्रिपरेशन क्या किए थे? प्रिपरेशन में रिएक्शन मत बताओ, एटलीस्ट स्टेप बता दो कि पहले क्या किए थे, सेकंड स्टेप में क्या हुआ था। फर्स्ट स्टेप में सोडियम क्रोमेट बनाए थे, किससे? उसके ओर से। उसके ओर का नाम क्या था? क्रोमाइट ओर, या आयरन क्रोम, या क्रोम आयरन, ऐसा कुछ नाम दिया था ना अपने, FeO.Cr2O3। ये क्या था हमारा? ओर। इसी ओर को क्रश करके अपन ने क्या किया था? इसका रोस्टिंग किया था विद द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो मिल गया था हमें सोडियम क्रोमेट। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में इसी सोडियम क्रोमेट को हमने कन्वर्ट कर दिया था सोडियम डाइक्रोमेट में, एंड लास्ट स्टेप में डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन करवा के Na की जगह K को फिट कर दिया था, तो हमारा बन गया था पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऐसे इसका भी प्रिपरेशन पढ़ना है, लिख लो पहले सब हेडिंग प्रिपरेशन। प्रिपरेशन देखो इसमें, ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल, हाँ मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं ना, लार्ज स्केल की तो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, स्मॉल स्केल को प्रिपरेशन बोलते हैं, लार्ज स्केल को मैन्युफैक्चरिंग। ऑन अ लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल, on a large scale it is prepared from the mineral, it is prepared from the mineral pyrolusite। नाम लिख लो, PYROLUSITE। जैसे उसका ओर था वैसे इसका भी ओर है, पायरलुसाइट। ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिख लेना, MnO2। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड है ना, MnO2। full stop। the preparation involves two steps, the preparation involves two steps, the preparation involves two step। step number 1 लिखो, first step, conversion of MnO2, conversion of MnO2, वही हमारा और, into potassium मैंगनेट, potassium मैंगनेट, potassium मैंगनेट, MANGANATE, potassium मैंगनेट। conversion of MnO2 into potassium मैंगनेट। देखो ये आपका MnO4 1 नेगेटिव इज पोटेशियम पर मैंगनेट, MnO4 2 नेगेटिव इज योर मैंगनेट, अभी जो आपने लिखा है। यानी फॉर्मूला क्या बनने वाला है? ये बनेगा KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट, और ये बनेगा K2MnO4। तो दिस इज पोटेशियम पर मैंगनेट जो अपन को बनाना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यही है ना, पर इसी को रहे अपन, पर पहले ये बनाएंगे उससे फिर ये बनेगा। ठीक है, तो ये है पोटेशियम मैंगनेट और ये है पोटेशियम पर मैंगनेट, ये दोनों के आयंस हो गए। ठीक है, हाँ लिखो इसमें आगे, हाइफन डाल के लिखना, द फाइनली पाउडर्ड ओर, द फाइनली पाउडर्ड ओर, द फाइनली पाउडर्ड ओर is fused with, is fused with KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट, और पोटेशियम कार्बोनेट in the presence of air, in the presence of air, or oxidizing agents such as, or oxidizing agents such as
KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, फ्यूज कर रहे हैं किसके साथ, आइदर KOH या K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या ले रहे हैं, या तो ऑक्सीजन या तो इन दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्टीमेटली बनाना क्या है पहले अपन को, ये K2MnO4। ठीक है, रिएक्शंस लिखो इसके, लिखो फर्स्ट रिएक्शन MnO2 तो हर बार लेना है ना, ले लो फर्स्ट MnO2, यही तो हमारा और है, प्लस KOH प्लस O2। ठीक है, हाँ प्रोडक्ट में ये तो बनेगा ही, पोटेशियम मैग्नेट प्लस और क्या बनना चाहिए वाटर, वाटर। ये एक रिएक्शन हुआ। अगर आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है आपके पास पोटेशियम कार्बोनेट है, तो सेम रिएक्शन पोटेशियम कार्बोनेट के साथ लिखिए, लिखो MnO2, KOH की जगह क्या ले रहे हैं अपन, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट ऑक्सीजन के साथ। अब यहां बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, K2MnO4 तो हर बार बनना है, बस हम रिएजेंट अलग अलग ले रहे हैं, तो K2MnO4। अब H2O मत बना देना, H तो है ही नहीं लेफ्ट साइड में, H2O कैसे बना दोगे, तो क्या बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जितने भी हमारे कार्बोनेट सॉल्ट होते हैं या बाइकार्बोनेट सॉल्ट होते हैं, उनके डिकम्पोजिशन से CO2 तो निकलेगा ही। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन हो गए। अब एक काम करते हैं, वो जो O2 की जगह एक और लिए ना अपन, क्या लिखे हैं KNO3 या KClO3, इनको भी लेकर के देखते हैं। तो एक और रिएक्शन लिखो, KOH ले लो अब, है ना, MnO2 तो लेंगे ही, साथ में KOH ले लो और पहले ले लो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, उसके बाद पोटेशियम क्लोरेट भी लेंगे। सुन रहे हो क्या, लास्ट रिएक्शन हमारा वही होने वाला है। हाँ बना दो प्रोडक्ट, K2MnO4 तो बन ही रहा है, प्लस KNO2 नाइट्रेट से बन गया नाइट्राइट, नाइट्रेट से हो गया नाइट्राइट। कल भी बनाए थे ना अपन, नाइट्रेट को नाइट्रेट में, सॉरी नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट किए थे। ठीक है, प्लस H2O, वाटर तो आएगा क्योंकि हाइड्रोक्साइड है ना। सेम रिएक्शन विथ पोटेशियम क्लोरेट करिए, लास्ट MnO2 प्लस KOH प्लस KClO3। वहां आपने नाइट्रेट को नाइट्राइट किया, क्लोरेट को क्लोराइड कर देना, क्लोरेट क्या हो जाएगा क्लोराइड। तो क्या क्या बनेगा, K2MnO4, मैंने कहा ना क्लोरेट को क्लोराइड यानी कि KCl प्लस वाटर तो रह गई। ठीक है, तो इन चारों में कोई एक रिएक्शन भी लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा, है ना। बट ये हमारा जो ऊपर का पैराग्राफ है ना, इसके कारण मैंने आपको चारों रिएक्शन लिखवा दिए हैं। हर बार बनाने का मतलब बना क्या रहे हैं लास्ट में अपन, K2MnO4। तो आइदर यू कैन यूज KOH और K2CO3 विथ ऑक्सीजन, या तो फिर विथ एनी ऑफ द टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, चलो सेकेंड स्टेप। हाँ ये लास्ट के दो वाले बोल रहा है ना, हाँ पर फिर वो वाटर की जगह CO2 आ जाएगा बस। हाँ चलिए नेक्स्ट, नीचे एक लाइन लिखना पहले सेकेंड स्टेप से पहले। पोटेशियम मैग्नेट दस फॉर्म्ड, पोटेशियम मैग्नेट दस फॉर्म्ड, potassium magnet thus formed undergoes disproportionation, thus formed undergoes disproportionation reaction, disproportionation reaction in the neutral or acidic solution, in the neutral or acidic solution, in the neutral or acidic solution if allowed to stand for some time, if allowed to stand for some time। अगर आपने कुछ देर तक पोटेशियम मैग्नेट को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा। इफ अलाउड टू स्टैंड फॉर
सम टाइम, स्टैंड मतलब यार उसको खड़ा नहीं रखना है उसको, मतलब अगर आपने छोड़ दिया कुछ समय के लिए, वो मतलब होता है केमिस्ट्री में स्टैंड का, ठीक है। हाँ, इफ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, उसका भी एक रिएक्शन लिखो। शुरुआत करो MnO4 2 नेगेटिव से। MnO4 2 नेगेटिव ही तो है ना हमारा मैग्नेट आयन। MnO4 2 नेगेटिव से शुरुआत किए, प्लस एसिडिक मीडियम लेना है तो H प्लस ले लो, ले लिए। अब इसका ही डिस्प्रपोर्शनेशन होने वाला है। डिस्प्रपोर्शनेशन मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इसी Mn का ऑक्सीडेशन भी होगा और इसी Mn का रिडक्शन भी होगा। मतलब इसका भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लिखो तो MnO4 2 नेगेटिव के ऊपर, MnO4 2 नेगेटिव के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए जल्दी से, क्या होगा, -8 उधर जाकर के +8 +8 -2 6, 6 आए, लिख लो ऊपर +6, MnO4 2 नेगेटिव के ऊपर +6। हाँ, अब प्रोडक्ट बनाइए, वहां बन रहा है MnO4 1 नेगेटिव यानी कि परमैंगनेट आयन, ये बना ना MnO4 1 नेगेटिव परमैंगनेट आयन, प्लस MnO2 प्लस H2O, दोनों Mn के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए मुझे, लिखिए दोनों Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट। MnO4 1 नेगेटिव के ऊपर क्या लिख रहे हो, +7 होगा ना, x -8 इज इक्वल्स टू -1, -8 उधर जाकर के +8 +8 -1 इज +7। कोई डाउट इसमें किसी को, ठीक है। और MnO2 में निकाले आप -4, क्यों, ये -2 है ना, तो यहां -4 तो पहले से ही है, तो x -4 इज इक्वल्स टू 0, तो +4, तो यही तो +6 से +7 हुआ, +6 से +4 हुआ, यानी कि यही ऑक्सीडाइज हो रहा है और यही रेड्यूस भी हो रहा है। लिख दिया आपने, तीनों तीनों Mn के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, 6 7 एंड 4, 6 7 एंड 4, ठीक। चलिए स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। अच्छा, पर मैग्नेट आयन का क्या करने पर पर मैग्नेट मिला आपको, ऑक्सीडेशन करने पर कि रिडक्शन करने पर, अभी आपको लिख दिया ना रिएक्शन कि +6 से +7 होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, तो हमारा सेकंड स्टेप वही है, ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ, मतलब आपको याद रहना चाहिए यहां पे ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि आपको पर मैग्नेट को पर मैग्नेट में कन्वर्ट करना है ना, यानी कि Mn +6 से +7 चाहिए, तो ये तो ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट टू पोटेशियम पर मैग्नेट, ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट टू पोटेशियम पर मैग्नेट। हाँ, इसमें लिख लो, potassium magnet is converted into potassium permanganate, potassium magnet is converted into potassium permanganate, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, K2MnO4 is converted to KMnO4 by bubbling CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन Cl2 क्लोरीन और ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन यानी कि O3 ओजोन, O3 ओजोन भी लिख सकते हैं, और ओजोन, ठीक है। तीनों से रिएक्शन लिखते हैं, लिखो पहला रिएक्शन फर्स्ट लिख लो CO2 से, हर बार रिएक्टेंट एक कॉमन रहेगा, वो होगा K2MnO4, बाकी दूसरा आपको एक बार CO2 लेना है, एक बार Cl2 लेना है, एक बार आपको ओजोन लेना है, लिख लो। प्रोडक्ट क्या बनेगा, KMnO4 प्लस MnO2 भी बनेगा, MnO2 प्लस K2CO3, पहला CO2 लिख रहे हो ना, CO2 लिख रहे हो तो K2CO3 बनाना, फिर Cl2 ले रहे हो तो KCl बनाना, बाई प्रोडक्ट,
हर बार KMnO4 तो बनेगा ही, सुन रहे हैं क्या? हर बार KMnO4 बनाना है, MnO2 नहीं। फिर फर्स्ट वाले में बना है MnO2। अरे CO2 क्या है? व्हाट इज CO2? कार्बन डाइऑक्साइड मत बोलना। एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और अभी अपन ने ऊपर लिखा कि एसिडिक मीडियम में मैग्नेट आयन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, तो इसलिए हमने MnO2 भी बनाया रिडक्शन, MnO4 भी बनाया ऑक्सीडेशन। फिर से समझ आ रहा हूं, ध्यान से सुनना कि अपन ने पहले वाले में ही MnO2 क्यों बनाया है, दूसरे तीसरे में MnO2 नहीं बनेगा। उसका रीजन है, अभी आपने जो एक रिएक्शन ऊपर लिखा है ना, जस्ट इस स्टेप से पहले, वहां पे हमने यही तो बताया है कि पर आप अगर मैग्नेट आयन लेते हो, यानी कि MnO4 का 2 नेगेटिव, और एक एसिडिक मीडियम में इसका डिसप्रपोर्शनेशन होता है टू MnO4 1 नेगेटिव एंड MnO2। इसलिए हमने CO2 के साथ ये वाला काम किया है, दोनों बनाए हैं, बिकॉज CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये अपन क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि MgO, Na2O, K2O, ये सब मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। इनमें पानी डालोगे तो ये बेस बन जाएंगे, इसलिए मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। CO2, NO2, SO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, इनमें पानी डालोगे तो एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आगे जाकर के पहले सल्फ्यूरस एसिड बनता है, अल्टीमेटली वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसलिए MnO2 अपन ने सिर्फ फर्स्ट वाले रिएक्शन में बना रहे हैं। हाँ मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपन तो तीनों ऑप्शन लिख रहे हैं ना कि हम तीनों तरीके से MnO4 बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हो गया फर्स्ट रिएक्शन सबका। हाँ, फर्स्ट सेक्शन में रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। K2MnO4 लिया हमने, साथ में CO2 गिव्स यू KMnO4 प्लस MnO2 प्लस K2CO3। ये हो गया सबका फर्स्ट रिएक्शन। चलिए सेकंड रिएक्शन में भी वही K2MnO4 ले लेना, प्लस क्लोरीन Cl2 गिव्स यू अगेन KMnO4 प्लस KCl। यहां MnO2 नहीं बनेगा। KCl क्यों बना? क्योंकि अपन ने क्लोरीन लिया था। ऊपर कार्बोनेट क्यों बना? क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था। आ रहा है दोनों में डिफरेंस समझ में? अगेन देखो, यहां भी हम तीन में से कोई एक रिएक्शन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसके पहले वाले स्टेप में भी हमने 4 रिएक्शन लिखे थे, बट मैंने लास्ट में क्या कहा था कि आप चारों में कोई एक लेकर के आगे बढ़ो। चारों लिखने की जरूरत नहीं है हमें एग्जाम में। हमें तो फर्स्ट स्टेप में मैग्नेट बनाना है, सेकेंड स्टेप में मैग्नेट से पर मैग्नेट बनाना है। तो उसके लिए आप कोई भी 4 में से एक स्टेप, यहाँ पे 3 में से कोई एक स्टेप यूज कर सकते हो। ठीक है, लास्ट रिएक्शन देखो, K2MnO4 ले लिया अगेन, प्लस O3, यहां पे वाटर भी ले लेना, H2O रिएक्टेंट में। हाँ, प्रोडक्ट में अगेन KMnO4 बनेगा, साथ में KOH एंड O2। KOH एंड O2, तीनों में जो अच्छा लग रहा है रिएक्शन वो याद रखना। ठीक है, हाँ जी, हाँ चलिए लिखो, इसमें नीचे एक नोट में पॉइंट लिखना, नोट में पॉइंट लिखो, नोट में पॉइंट लिखेंगे। CO2 प्रोसेस इज अनइकोनॉमिकल, CO2 प्रोसेस इज अनइकोनॉमिकल। उसका रीजन वो MnO2 का बनना है, सुन रहे हो क्या? अरे MnO2 से ही तो अपन KMnO4 बनाना चाह रहे थे, हम वापस MnO2 क्यों बना रहे हैं? तो एक तरह का, हाँ, वो रिवर्स प्रोसेस काइंड ऑफ हो गया ना, कि अपन शुरुआती MnO2 से किए थे, हमारा यही तो था ना पायरोलोसाइट, यहीं से शुरुआत करके अपन चाह रहे थे कि ये पूरा MnO2 KMnO4 में कन्वर्ट हो जाए, बट CO2 लेने पर पता चला कि थोड़ा बहुत MnO2 भी बन रहा है। तो क्या फायदा हुआ प्रोसेस का? तो अनइकोनॉमिकल इसी को तो बोलेंगे कि हम तो कन्वर्ट करना चाह रहे थे इसको KMnO4 में, बट CO2 लेने के कारण डिसप्रपोर्शनेशन हो गया, जिसके कारण कुछ मैग्नेट MnO2 में कन्वर्ट हो गए,
बचे हुए मैग्नेट पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो गए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अरे ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो क्या लिखे? CO2 प्रोसेस इज अनइकोनॉमिकल एज 1/3 ऑफ द मैग्नेट, as 1/3 of the magnet is reconverted to MnO2। आप बोल रहे थे ना नहीं लेंगे, CO2 से नहीं करेंगे। हाँ अच्छी बात है, नहीं करेंगे। is reconverted to MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, पर इसका एक फायदा भी है। इस प्रोसेस का क्या फायदा है? एक प्रोडक्ट और क्या बन रहा था देखो, ये K2CO3 को अपन ऊपर वापस यूज कर सकते हैं ना। अरे KOH और K2CO3 दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं ना अपन। तो यहां आपको वो मिल रहा है K2CO3 बाई प्रोडक्ट, तो ये वेस्ट नहीं जाएगा। आपके उसी MnO2 को फिर से लेके जाओ ऊपर, उसको फ्यूज करवाओ K2CO3 के साथ, वो फिर बन जाएगा क्या? मैग्नेट। फिर उसका ऑक्सीडेशन करवाओ, बन जाएगा परमैंगनेट। तो ये फायदा भी है, एक नुकसान भी है। ठीक है, हाँ तो एक वो भी लिख लो, फुल स्टॉप। हैज दिस प्रोसेस ऑल्सो हैज द एडवांटेज, this process this process also has the advantage that the K2CO3 formed, the K2CO3 is formed, K2CO3 is formed, can be used in step 1 लिख सकते हो, can be used in step 1, can be used in step 1, जहां हमने अपने MnO2 को फ्यूज करवाया था KOH के साथ या K2CO3 के साथ, साथ में ऑक्सीजन लिए थे या KNO3 लिए थे या पोटेशियम क्लोरेट KClO3 लिए थे। 3 रिएक्टेंट लिए ना अपन, 4 रिएक्शन लिखे तो उसमें। हाँ हाँ, पर बेनिफिट हुआ, बट वो एक प्रोसेस रिपीट हो गया ना। मतलब वही चीज को तो अपन ने पर मैग्नेट में कन्वर्ट किया था, तो उससे वापस से MnO2 क्यों बनाए? तो ये एक नुकसान हुआ। पर उसका एक फायदा ये भी होगा, उसका अगर ब्राइटर साइड देखें अपन, तो साथ में K2CO3 भी बन रहा है, कोई बात नहीं, फिर से वो स्टेप रिपीट करना पड़ेगा बस। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लिख लो, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ KMNO4। उसका कलर अपन क्या लिखे थे? K2Cr2O7 का ऑरेंज रेड, ऐसा लिखे थे ना, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल होंगे। इसमें लिख लो एग्जाम प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट लिखना, KMNO4 एग्जिस्ट एज डीप पर्पल ब्लैक पोटेशियम परमैंगनेट। KMNO4 एग्जिस्ट एज डीप पर्पल ब्लैक प्रिज्म्स, डीप पर्पल ब्लैक प्रिज्म, क्रिस्टल्स भी लिख सकते हैं चलेगा, है ना, विथ अ ग्रीनिश लक्शर, विथ अ ग्रीनिश लक्शर, मतलब है दिखने में डीप पर्पल, बट उसमें से शाइनिंग कैसी आ रही है? ग्रीनिश कलर की, विथ अ ग्रीनिश लक्शर। सेकेंड पॉइंट लिखना, इट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज मॉडरेटली soluble in water, it is moderately soluble in water at room temperature, at room temperature, but it is more soluble in hot water। ये सेम पॉइंट है जो K2Cr2O7 में भी लिखे थे, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर में मॉडरेटली सॉल्युबल था, गर्म पानी में ज्यादा डिसॉल्व हो रहा था, एंड इट इज मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। थर्ड पॉइंट, on heating, on heating it readily decomposes, on heating it readily decomposes, giving oxygen, giving oxygen, it readily decomposes giving oxygen। रिएक्शन लिखना है इसका, KMNO4, एरो मार्क के ऊपर ट्रायंगल बना देना, हीट,
बनेगा K2MnO4 यानी कि पोटेशियम मैंगनेट प्लस MnO2 प्लस O2 डिकम्पोज हो गया। KMnO4 इज डिकम्पोज टू K2MnO4 MnO2 प्लस O2। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हाइफन डाल के, इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे वो था K2Cr2O7। इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट एक मीडियम चाहिए ना। जैसे हमने K2Cr2O7 वो किस मीडियम में लिया था? एसिडिक। वो एसिडिक मीडियम में ही बिहेव करेगा लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या कर रहा था वो? देखोगा पीछे पलट के। हाँ, और लिखे अभी देखो, एसिडिक मीडियम में ऐसा क्या कर रहा था वो? वो अवेलेबल ऑक्सीजन लिखे थे ना कि 1 molecule of K2Cr2O7 furnishes 3 अवेलेबल ऑक्सीजन, जिसको अपन ने नेसेंट ऑक्सीजन का भी नाम दिया था, राइट? तो ऐसा वो किसमें कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ। बट KMnO4 ऐसा नहीं है, वो तीनों मीडियम में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा। तीनों मीडियम मतलब एसिडिक भी और बेसिक भी और न्यूट्रल भी, ठीक है। अब उसका रिएक्शन इसलिए वो इजी था थोड़ा, क्योंकि हर बार रिएक्शन एक जैसा ही हो रहा था ना। आपको याद हो गया था कि K2SO4 तो बनेगा ही, क्रोमियम सल्फेट भी बनेगा ही। यहाँ पे हमें 2 रिएक्टेंट लेने ही हर बार, K2Cr2O7 और H2SO4। बस अब 2 ही तो बचे। कौन कौन बचा? एक जिसको ऑक्सीडाइज करना है और एक जो ऑक्सीडाइज होने के बाद बनना है। जैसे मैंने आकर क्या बोला सबसे पहले कि स्टैनस को स्टैनिक कन्वर्ट करो, तो आपने SN2 प्लस ले लिया इधर और इधर ले लिया SN4 प्लस। बाकी सारी चीजें सेम थी। डाइक्रोमेट लेना ही है, H प्लस लेना ही है, वहां क्रोमेट ये Cr3 प्लस बनना है, पानी भी रहेगा, बस स्टैनस के स्टैनिक हो जाएगा। तो वहां इजी था। वहां पे जो रिएक्शन का जो फ्लो था ना, वो एक जैसा था। पर यहां पे डिपेंड करेगा कि मीडियम कौन सा है। इफ यू आर टेकिंग KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम, इट विल रिएक्ट डिफरेंटली देन ऑन एसिडिक मीडियम और इन न्यूट्रल मीडियम। तो तीनों के रिएक्शंस अलग अलग होंगे। समझ रहे हैं क्या? तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी है, वो भी है। हम जनरली एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। हम, मैंने कल भी आपको 2 नाम बोले थे, एक एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड एक एल्कलाइन KMnO4। जनरली हम यही लेंगे जब अपन ऑर्गेनिक के रिएक्शन पढ़ेंगे, तो हम जनरली एल्कलाइन मीडियम में ही लेते हैं KMnO4 को। और इसको तो हमेशा एसिडिक मीडियम में लेना पड़ेगा, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। K2Cr2O7 तो एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, बट ये KMnO4 किसी भी मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो फुल सवाल के लिखना, its reaction depends upon its reaction depends upon the medium in which it is taken. Its reaction depends upon the medium in which it is taken. The medium in which it is taken. That is alkaline, neutral or acidic. That is alkaline, neutral or acidic. ठीक है, चलो पहले न्यूट्रल से चालू करते हैं। तो लिख लेना, ABC करके लिखेंगे। पहले लिख लो A, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। अल्कलाइन, न्यूट्रल या एसिडिक, तीनों में से हम कोई भी मीडियम में KMnO4 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, बट तीनों के 5 प्रोडक्ट समझ लो अलग अलग हो सकते हैं, है ना। उनका जो रिएक्शन का फ्लो है वो अलग अलग होगा।
सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन की, इसमें हाइफन डाल के लिखना। इट एक्ट्स एज मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it acts as moderate oxidizing agent in neutral solution. It acts as moderate मतलब strong नहीं है, moderate oxidizing agent in neutral solution, in neutral solution because of the following reaction, because of the following reaction. KMnO4 ले लो, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पानी ले लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, KMnO4 प्लस H2O वाटर गिव्स यू, लिख लेना, KOH प्लस MnO2 प्लस 3O, ये वही 3 अवेलेबल ऑक्सीजन, 3 नेसेंट ऑक्सीजन, KMnO4 प्लस H2O गिव्स यू KOH प्लस MnO2. कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है यहां पे आपका MnO4 1 नेगेटिव? MnO4 1 नेगेटिव है ना, ये आयनिक रिएक्शन लिखो तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो MnO2 बना है, अभी तो आपने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा था ना, कितना कितना था, ये कितना था, ये 6 था, 6 तो मैग्नेट वाला था ना, ये था 7 और ये था 4 ना, हाँ तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तब तो 7 माइनस 3 इज 4, -3 का मतलब लूज करना नहीं हुआ ना, गेन करेगा तो एक एक -1 आता जाएगा उसके पास, तो ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा MnO4 1 माइनस, तब जाके MnO2 बनेगा। तो नीचे एक लाइन लिखना, हियर MnO4 1 माइनस, हियर MnO4 1 माइनस gains 3 electrons, gains 3 electrons, full stop. Also 2 molecule of 2 moles of it, not 2 moles of permanganate, also 2 moles of permanganate gives 3 oxygen atom. आप बैलेंस करोगे तो 2 KMnO4 आएगा वहां पर, gives 3 ऑक्सीजन एटम, बैलेंस कर भी लेना, इसको 2 ले लो, ये भी 2 कर देना, ये तो 3 लिखे ही अपन, और MnO2 वाले में भी 2 आ जाएगा, KOH में भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये इक्वेशन बैलेंस है, तो आपको दिख रहा है कि 2 मोल लेने पर आपको 3 एटम मिल रहा ऑक्सीजन का, है ना, या 2 मॉलिक्यूल लेने पर 3 एटम मिल रहा ऑक्सीजन का, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल लिखते हैं, लिखो नीचे एग्जांपल्स, एग्जांपल लिखना, जैसे अपन ने K2Cr2O7 के एग्जांपल लिखे ना 6, वैसे इसके भी 2-3 एग्जांपल लिखते हैं। लिखो फर्स्ट, इट कन्वर्ट्स मैंगनस सल्फेट टू मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनस MANGANOUS, मैंगनस सल्फेट टू मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका रिएक्शन लिखिए, मैंगनस सल्फेट मतलब MnSO4 और MnO2 आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड है, रिएक्शन लिख लो। KMnO4 तो लोगे ही ना, उसी से तो करवा रहे हैं, और साथ में पानी ले लेना क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन है ना, और MnSO4 तो लेना ही पड़ेगा, उसी को तो ऑक्सीडाइज कर रहे हो गए 3 रिएजेंट, 3 रिएक्टेंट्स, KMnO4 है, MnSO4 है एंड H2O, ये हो गया हमारा KMnO4 इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो रेडी है किसको ऑक्सीडाइज करने के लिए? MnSO4 को। हाँ, प्रोडक्ट क्या क्या बनने वाला है? MnO2 तो बनेगा ही क्योंकि वही तो हमारा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, ठीक है। प्लस लिखो और K2SO4 एंड H2SO4, K2SO4 एंड H2SO4, ये इनके प्रोडक्ट होंगे, बाई प्रोडक्ट, जब भी अपन न्यूट्रल सॉल्यूशन लेंगे तो, ठीक है। K2SO4 एंड H2SO4, ठीक है।
चलिए एक सेकेंड लिखो, बी, इन एल्कलाइन सोल्यूशन, इन एल्कलाइन सोल्यूशन, इन एल्कलाइन सोल्यूशन। हाइफन डाल के लिखो, इन स्ट्रांगली एल्कलाइन सोल्यूशन, इन स्ट्रांगली एल्कलाइन सोल्यूशन, in strongly alkaline solution, manganate ion is produced. Manganate ion is produced. Manganate ion is produced. Reaction लिखिए, KMNO4 ले लेना, KMNO4 प्लस एल्कलाइन मीडियम के लिए KOH ले लो। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन बोल रहे हैं ना, तो KOH ठीक है, NaOH भी ले सकते हो, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH भी आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अपन लिखे भी है ऊपर इन स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम, तो KOH और NaOH बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो KMNO4 प्लस KOH हो गया एल्कलाइन मीडियम, गिव्स यू K2MNO4, K2MNO4 प्लस H2O प्लस H2O प्लस एक ही बनाना नेसेंट ऑक्सीजन, ओ सिंगल ओ, अभी यहाँ पे 3O लिखे थे ना, यहाँ पे से ये तो O बनना ही चाहिए ना, तभी तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये ऑक्सीजन ही है रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग दी पर्टिकुलर सब्सटेंस, यही नेसेंट ऑक्सीजन, तभी तो ये अवेलेबल है ना, जाकर के ऐड हो जाएगा और सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये जरूर प्रोड्यूस करेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, वो हमारा K2Cr2O7 हो या KMNO4 हो, वो किसी भी मीडियम में क्यों ना हो, अगर वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है उसकी अगर, तो वो होगी बिकॉज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। ओके लिखो नीचे नेक्स्ट लाइन में, K2MNO4, K2MNO4 thus formed is further reduced to MnO2, is further reduced to MnO2, is further reduced to MnO2. So the complete reaction, नीचे लाइन में लिखा, so the complete reaction, so the complete reaction is, reaction लिखेंगे K2 नहीं, KMNO4 plus H2O gives you MnO2 plus KOH plus 3O। इसको बैलेंस भी कर रहा हूं, 2, ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2, H2O। ये हमारा फाइनल रिएक्शन होगा इन बेसिक मीडियम। न्यूट्रल में आपने भले वहां पे H2 लिखा है, बट ओवरऑल देखो यहाँ पे बेस बन रहा है ना, तो वो पूरे मीडियम को बेसिक कर ही देगा। न्यूट्रल वाले में भी, हाँ, बट वहां पर आपने 2 लेने पर एक ही बन रहा था ना ऑक्सीजन, इसलिए वो मॉडरेटली बेस, मतलब मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, ये 3 ऑक्सीजन कहाँ से आया है, ये तो 1 ही है ना। अच्छा नहीं, यहाँ पे 3 है, ठीक है ठीक है, हाँ, तो यही रिएक्शन तो हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, इसका एक एग्जांपल लिखो, it oxidizes potassium iodide 2, it oxidizes potassium iodide 2, potassium iodide 2, potassium iodate, potassium iodide 2, potassium iodate, आयोडेट के ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख लेना आयोडेट का, IO3 1 नेगेटिव, IO3 1 नेगेटिव, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आयोडेट। तो पोटेशियम आयोडेट क्या बनेगा, KiO3, KiO3। इसका रिएक्शन लिख लो, KMNO4 से शुरुआत करेंगे, KMNO4 प्लस H2O प्लस KI बनेगा क्या, MnO2
MnO2 तो बन ही रहा है, देखो KOH भी बनेगा प्लस KOH, मतलब ये चार हमेशा रहेंगे ना बेसिक मीडियम में, ये चार हमेशा लिखना है अपन को। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा KI, बिकॉज आयोडाइड था, और यहाँ क्या बनेगा KiO3 आयोडेट प्लस KiO3। ठीक है, इसको अगर आप उसमें लिखेंगे बेसिक मीडियम में, मतलब आयनिक रिएक्शन, तो नीचे लिखो आयनिक रिएक्शन इसका, आई नेगेटिव लिख लेना, आई नेगेटिव आयोडाइड प्लस OH नेगेटिव बेसिक मीडियम, आई नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव बेसिक मीडियम गिव्स IO3 1 नेगेटिव, IO3 1 नेगेटिव प्लस H2O प्लस H2O, ये इसका आयनिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखो, एक एग्जांपल और लिखना, it oxidizes, it oxidizes, it oxidizes alkene, alkene to, alkene to glycols, glycols GLYCOLS, इथिलीन ग्लाइकोल सुने ना, इथिलीन ग्लाइकोल, इथीन क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। ऐसे वर्टिकल लिख दिया तो कंफ्यूज मत होना ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखते हैं, वर्टिकली इसलिए लिखा हूं क्योंकि इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला ये होता है CH2OH CH2OH, इसलिए मैंने ऐसे लिखा ताकि आपको ये OH ऐसे फिट कर सके अपन। तो ये भी तो ऑक्सीडेशन ही है ना, कल मैंने कहा था ना एल्केन या एल्कीन ऑक्सीडाइजेस टू अल्कोहल, अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइजेस टू एल्डिहाइड और कीटोन विच फर्दर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये इस स्टेप में ही रोकेगा इसको, अल्कोहल स्टेज में। ठीक है, तो क्या लिखे, एल्कीन टू ग्लाइकोल्स, इसका एग्जांपल यही वाला लिख लो, ले लो यही इथीन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं पूरा KMnO4 ना लेकर के ना, KMnO4 का मेन पार्ट क्या है हमारे पास, नेसेंट ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन है जो उसको कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइज करता है, CH2OH CH2H बना लेना, के नीचे नाम लिख देना इथिलीन ग्लाइकॉल, इसका नाम है इथिलीन, इथिलीन इज द कॉमन नेम है ना, इथीन इज द IUPAC नेम, इथिलीन एंड इथीन। आप चाहो तो एरो में लिख देना एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4। ऐसे ही हम ऑर्गेनिक के रिएक्शंस लिखने वाले हैं ना, ये इसको हमेशा अल्कलाइन मीडियम में लेंगे और K2Cr2O7 को हमेशा एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एल्कीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके एल्डिहाइड या कीटोन या एसिड में। ठीक है, चलो लास्ट मीडियम लिखेगा एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, इसमें लिखो in the presence of dilute H2SO4, in the presence of dilute H2SO4, it acts as strong oxidizing agent, it acts as strong oxidizing agent, it acts as strong oxidizing agent, और रिएक्शन लिख लो इसका भी एसिड के साथ, ले लो KMnO4 प्लस H2SO4, इसका रिएक्शन ना पिछले जैसा ही है, K2Cr2O7 जैसा ही। क्या क्या बन रहा था वहां पे एक बार देखो तो पीछे, एसिड के साथ जब अपन ने मिलाया था K2Cr2O7 को, पोटेशियम सल्फेट हो रहा था वो कन्वर्ट उसमें है ना, और यहाँ पे Cr मत लेना, यहाँ पे Mn लोगे ना, और यहाँ Cr कहां से आ जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा MnSO4 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, लिख लो उसका रिएक्शन, KMnO4 प्लस H2SO4 गिव्स यू K2SO4, वहां भी बन रहा था, वहां पे क्रोमियम सल्फेट बनाए थे क्योंकि वो क्रोमियम वाला था, ये Mn वाला है, तो यहाँ क्या बनाओगे MnSO4, मैंगनीज सल्फेट, मैंगनस सल्फेट नाम दिया था ना ने पीछे इसको, MnSO4 प्लस H2O प्लस 5O लिखना है ना, 5 नेसेंट ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करो तो कितना कितना लेना पड़ेगा,
पोटेशियम राइट साइड में 2 है ना, K2SO4, तो इधर भी 2 लेना पड़ेगा, 2KMnO4 हो जाएगा। और MnSO4, हाँ वो भी 2 करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 मैंगनीज हो चुका है। व्हाट एल्स? मैंने आपको 5O तो बता दिया ना, बाकी आप लोग करो। H2O और H2SO4 बचा है, H2O और H2SO4 बचा हुआ है। थ्री से हो रहा है क्या? आपने इसको 2 किया, ये 2 है, ये भी 2 हो गया, यहाँ 3 होगा और ये भी 3 होगा। हो रहा है देखो बैलेंस। सल्फर भी तो 3 चाहिए ना, इधर 3 है, उधर भी 3 हो गया 3 लगाने से। आप सल्फर को देखते तो यहाँ पे 3 आ जाता अपने आप। देखो ना यहाँ पे सल्फर कितने हो गए हैं, 1 और यहाँ पर 2, 3 हो गए, तभी तो यहाँ पे 3 आया, और उससे बाकी सारी चीजें बैलेंस हो गई। ठीक है। अगेन यहाँ पे Mn ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इससे ये बनने में? ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, लिखो जल्दी से। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 +x -8 इज इक्वल्स टू 0, 7 +7 है ना। एंड व्हाट अबाउट हियर? ये x -2 -8, -4। एक सेकंड, एक सेकंड, ओके, इसका तो ओवरऑल ही -2 होता है ना, सॉरी। x -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 2। यहाँ +2 है, ठीक है। अरे +2 -2 तो होगा ना। हाँ, हाँ बताओ आगे कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5। तो नीचे एक लाइन में लिख भी लो, MnO4 1 नेगेटिव गेन्स 5 इलेक्ट्रॉन, MnO4 1 नेगेटिव गेन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 5 atoms of oxygen are available, और 5 atoms of oxygen are available, 5 atoms of oxygen are available। ठीक है, चलिए इसके भी एग्जांपल लिख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिखो, H2S2O2S, H2S2S, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। लिखिए इसका एग्जांपल। इसके एग्जांपल पिछले जैसे ही होंगे ना, रिएक्शंस ऐसे ही रहेंगे पूरे, जैसे पीछे आपने K2Cr2O किया था लास्ट क्लास में। देखो उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या क्या ले रहे हो, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2S। हाँ क्या बनेगा आगे? बनाए क्या? हाँ वही दोनों, ये दोनों तो बनेंगे हर बार। K2SO4 और ये वाटर भी बनेगा, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस S। अब उसको बैलेंस करना पड़ेगा ना हमको रिएक्शन को। देखो एक्चुअली देखो ये रिएक्शन हर बार ही होगा, सुन रहे हैं क्या? देखिए आप एसिड और ये लोगे तो ये दोनों तो अपने हिसाब से रिएक्ट करेंगे ना, तो इतना तो हर बार ही बनाएंगे। ये ऑक्सीजन है जो अगले स्टेप में जाएगा किसके साथ? उसके साथ जिसको अपन को ऑक्सीडाइज करना है, और यही इसको बनाएगा किसमें कन्वर्ट करेगा? एस और क्या बचा? H2O ना। तो फर्स्ट स्टेप ये हुआ, सेकेंड स्टेप ये हुआ, पर दोनों स्टेप में आपको एक गड़बड़ दिख रहा होगा कि यहां से 5 ऑक्सीजन है पर यहां पे एक ही गया है, तो आप इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो अब बराबर हो जाएगा कि 5 उधर से आया और 5 इधर ऐड हो गया। अब लिख दो ओवरऑल इक्वेशन ऐड करके, तो क्या क्या आया? 2KMnO4 प्लस
3H2SO4 प्लस, सॉरी हाँ 5 मल्टीप्लाई किया ना हमने, 5H2S। 5 ओ मत लेना क्योंकि ये O और ये O कैंसल हो गया, ठीक है। गिव्स, अब बताइए यहां क्या क्या बचा, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3 and 5 8H2O, क्योंकि एक साथ थे इसलिए ऐड हो गए। ये एक साइड थे इसलिए ऐड हो गए ना, ये दोनों ऑपोजिट साइड से इसलिए कैंसिल हो गए हैं। तो 8H2O प्लस 5S। तो देखो इस टाइप का रिएक्शन हम कल वाले में भी लिख सकते हैं, दो स्टेप को मिला करके फाइनल स्टेप आ गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिएक्शन है। अभी आपको मैंने डायरेक्टली यही लिखने बोला था, ये लिखा आपने, है ना। तो उसको बैलेंसिंग बस देख लो सही हुआ है कि नहीं बैलेंसिंग। समझ में आ रहा है क्या, ऐसा हमने कल नहीं लिखा था पर ऐसा आप कल के लिए भी लिख सकते हो। एम आई क्लियर। वहां का ये रिएक्शन आपको याद है क्या, नहीं याद है तो एक बार देख के बताओ क्या था रिएक्शन। वहां था K2Cr2O7 प्लस H2SO4 gives you K2SO4 प्लस Cr2SO4 का थ्राइस प्लस, कितने वाटर थे, 3। ऑक्सीजन शायद 6 थे क्या कि 3 थे, ऑक्सीजन 3 थे और एक ही था वाटर। अरे लिखे ना रिएक्शन, सबसे पहला रिएक्शन यही लिखा होगा हमने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में, सुन रहे हो क्या, सबसे पहला रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में यही था। तो ये तो हर बार होगा, प्लस वहां पे अब आपने जो Ki को I2 बनाया उसका रिएक्शन आप अलग लिख देना, इस ऑक्सीजन को नीचे लेके आना, Ki के साथ रिएक्ट करवाना, I2 बनाना, जैसे अपन ने यहां किया अभी। आप यहां समझ गए ना, स्टेप 1 स्टेप 2, और दोनों को ऐड करने के बाद ये हमारा फाइनल रिएक्शन है, ठीक है। इसको उसके फॉर्म में लिखो तो आयनिक फॉर्म में क्या आएगा, आयनिक फॉर्म में क्या क्या बचेगा, KMnO4 में K को हटा देना, क्या बचेगा बस MnO4 का 1 माइनस, प्लस इधर से क्या छोड़ोगे, H प्लस रखोगे, है ना, और इधर पे पूरा हाइड्रोजन सल्फाइड ही रखेंगे ना, अपन H2S को कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर H2 नेगेटिव भी ले सकते हो चलेगा, H2 नेगेटिव। हाँ यहाँ क्या आएगा, हाँ S प्लस, ये है ना हमारा Mn कितना प्लस हो जाएगा, 2 प्लस, अरे वहां Cr3 प्लस बनाते थे, यहां क्या बनाओगे Mn2 प्लस प्लस, ये हमारा रिएक्शन हो गया। यहां ना सल्फेट था तो यहां सल्फेट भी नहीं रहेगा, यहां पोटेशियम नहीं है तो यहां पोटेशियम भी नहीं रहेगा, समझे क्या। वहां का भी तो आयनिक रिएक्शन ऐसे लिख रहे थे, इसकी जगह अपन क्या ले रहे थे, Cr2O7 का 2 नेगेटिव, H प्लस ऐसे ही था, वहां भी सल्फाइड H2 नेगेटिव लिया था हमने, बना था सल्फर, ये चेंज होकर के कन्वर्ट हो गया था Cr3 प्लस एंड वाटर भी था। तो आयनिक रिएक्शन में ये सल्फेट वल्फेट सब हटा दिए थे ना अपन, तो यहां भी वही किए ना। इसको बैलेंसिंग करने के लिए क्या करोगे, तो 5 है ना, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। बाकी देख लो एक बार बैलेंस है क्या, चार्जेस MnO4 -1, बैलेंस नहीं है, इक्वेशन करना पड़ेगा। कुछ वापस से लिख रहा हूं, देखना यहाँ पर, MnO4 का 1 नेगेटिव प्लस S2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स यू Mn2 प्लस S प्लस H2O। हाँ अब करिए बैलेंस इसको, बस छोड़ रहा हूँ। चलो इसको बैलेंस करके लेके आना, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको, है ना, ठीक है। इसके 2-3 एग्जांपल और देखेंगे एसिडिक मीडियम के ना, तो इसको बैलेंस करने का ट्राई करना। ये हमारे रिडॉक्स रिएक्शन में जो अपन पढ़ते थे बैलेंसिंग, उससे बन जाएगा। H कितना,